आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री सतीश गुरागे जी जिला बीड महाराष्ट्र से है और पिछले 10 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं और आज वो हमें पपीता पर विशेष मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं आदरणीय सतीश गुरागे जी को सादर स्वागत करती हूँ। जी ओम। जी हरिओम। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है सर। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम सतीश बुरंगे। मैं महाराष्ट्र बीड बीड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज का विषय रंजना जी और राजेश भाई जो हमारे पुराने साथी है, इनसे फोन आया और मुझे कहा कि आपको आज की एक मीटिंग अरेंज करनी है जिसको पपाया का क्रॉप के बारे में आपको जानकारी देनी है। इसमें बहुत सारे किसान भाई जुड़ते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो इससे लेकर मैं आज आपकी सेवा में हूँ। तो आज का विषय के लिए शुरुआत करते हैं। मेरा अल्प सा परिचय देता हूँ। मैं बीड डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और पिछले 8-10 साल से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी एनजीओ ग्लोबल विकास ट्रस्ट मुंबई, जो मयंक गांधी सर की एनजीओ है, उसमें मैं सीनियर अग्रोनॉमिस्ट इस पोस्ट पे पिछले 6 साल से काम करता हूँ। और ये जो एनजीओ है, ये एनजीओ पूरे इंडिया में काम करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों को जो फ्रूट प्लांटेशन है उसके सैपलिंग सप्लाई करना आदि काम संस्था करती है। तो पिछले 4 साल में संस्था ने तकरीबन 4 करोड़ फ्रूट प्लांटेशन किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 प्लस फार्मर की इनकम 1 लाख रुपए पर एकड़ के आगे चली गई है। तो इसमें मैं सभी जुड़े हुए किसानों को और श्री मयंक गांधी सर को धन्यवाद देता हूँ कि ये मूवमेंट जो है जहाँ से शुरू हुई थी परली बीड से, अब वो पूरे इंडिया में फैल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें शामिल हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये संस्था जो है पूरे एमपी के एक 7-8 जिले कवर कर चुके हैं, महाराष्ट्र के 10 जिले में काम करते हैं, गुजरात कच्छ भुज साइड काम करते हैं, पालघर काम करते हैं, ठाणे काम करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें जुड़ सकते हैं। तो इस संस्था के जरिए जो पौधे दिए जाते हैं वो पौधे नहीं बल्कि उसको देने के बाद क्या केयर करना चाहिए, उसका संगोपन कैसे करना चाहिए, उसको पूरा ज्ञान फील्ड पे जाके पूरी टीम देती है। उसमें मैं पूरी टीम को ट्रेनिंग देने का तथा किसानों को फील्ड के ऊपर जाके ट्रेनिंग देने का और जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का मेरी वजह से मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो आज का जो अपना विषय है वो ये है कि पपाया फार्मिंग। तो सभी किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पपाया की फार्मिंग एक महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तकरीबन एक 10-12 स्टेट में बहुत सक्सेसफुल फार्मिंग मानी जा रही है। तो हम पिछले 4 साल से 3 साल से एमपी में भी धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उससे लेकर सागर, विदिशा, रायसेन, इस डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद काम कर चुका हूँ। अभी भी मेरे किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस फ्रूट फार्मिंग में आने के लिए आह्वान करूंगा। जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको बहुत ही अच्छा इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पपाया फार्मिंग की। पपाया एक ऐसी फार्मिंग है जो किसानों को फ्रूट फ्रूट के जरिए सिर्फ 6-7 महीने में इनकम देना स्टार्ट कर देती है। 6 से 7 महीने में पहले हार्वेस्टिंग हो जाती है और कंटिन्यू उसके बाद 1 साल तक उसका हार्वेस्टिंग रहता है। तो ये बहुत प्रोडेबल, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए और अपने साथ क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। बात समझ में आ रही है पूरी मेरी? आ जी रही आ है। रही है सर।
हाँ, कोई अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोल दीजिए, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा, आपको कुछ सुन मतलब समझ नहीं पाएंगा तो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी आपको नहीं समझ रहा है वो नोट करके लीजिए, लास्ट में हम आंसर क्वेश्चन में ये पूरे जो आपको न समझे हुए पॉइंट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉइल कैसी चाहिए। सॉइल इसको पपाया फार्मिंग के लिए लाइट सॉइल में और मीडियम लाइट सॉइल में ये अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरी बात, वो किस जगह पे आ सकती है। हाँ, तो जिस सॉइल को, जिस खेत को अच्छा स्लोप है, जहाँ पे पानी नहीं रुकता है, उस जगह पे आप पपाया फार्मिंग करने का सोच सकते हैं। तीसरी बात है, इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्लाइमेट जो है, जहाँ का रेनफॉल 1000 से 1200 मिलीमीटर तक बारिश गिरती हो, और जहाँ के टेम्परेचर और सर्दी के मौसम में न्यूनतम टेम्परेचर 10 के करीब रहता हो, और हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ 40-42 40 या 42-43 तक भी रहेगा तो चलेगा। ऐसे क्लाइमेट में हम पपाया की प्लांटेशन कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। तीसरी बात आती है, पपाया फार्मिंग करने में क्या क्या करना जरूरी है। तो उसमें है, सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन करना जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पपाया के लिए जो भी वाटर मैनेजमेंट रहती है वो मतलब हम ये कहते हैं किसानों को कि थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पानी। मतलब बहुत सारे किसान लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे पास बहुत सारा पानी है तो हम ड्रिप क्यों लगवाए। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास पानी कितना मौजूद है, लेकिन ये जरूरी है कि आपके पास जो पानी है उसमें से पपाया को कितना जरूरी है। और जितना जरूरी होता है उतना अगर हम देते हैं तो वो अच्छी तरह से ले सकता है, चाहे वो इंसान स्प्रिंकलर हो भी या यूज कर चाहे। सकते हैं, स्प्रिंकलर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, स्प्रिंकलर का यूज नहीं है इसमें। क्या है इसमें, शुरू के स्टेज में पौधे स्प्रिंकलर से आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े हो जाएंगे तो इसकी हाइट लगभग 9-10 फीट तक हो जाती है, तो उस समय आप स्प्रिंकलर से पानी नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमें उसको न्यूट्रिशन देना है वाटर सोलुबल में, चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म में हो या केमिकल में हो, तो वो हम ड्रिप के जरिए देने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन की ही जरूरत है। तो इसे ड्रिप इरिगेशन ही करवाए, सक्सेस है। तीसरी बात, इसमें मल्चिंग जरूर लगवानी चाहिए। जो पेपर मल्चिंग रहती है उसको अगर हम इसे लगवाते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन जो पेस्ट अटैक एंड डिसीजेस अटैक होता है, तो उससे जो प्लांट इम्यूनिटी होती है, तो मल्चिंग लगाने से प्लांट इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और डिसीजेस और पेस्ट इन दोनों के साथ साथ वीड कंट्रोल का भी बहुत अच्छा काम ये मल्चिंग करती है। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, तो ऐसा लगा है कि जिन किसानों ने मल्चिंग किया है उनकी इनकम, उनका कॉस्ट और इनकम, इन दोनों में जो डिफरेंस मिला है वो बहुत ज्यादा है। तो इसे लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर सक्सेस रहना है पपाया फार्मिंग में तो मल्चिंग और ड्रिप ये दोनों भी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मल्चिंग आप उसमें ज्यादा से ज्यादा समय तक चलने वाली, जिसे 25 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन, ये दो गेज में हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो उसके बाद आता है कि पपाया प्लांटेशन कब करना चाहिए, उसका सही मौसम या सही पीरियड कौन सा है। तो हर एक रीजन में उसका पीरियड हम अलग अलग बताते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन पीरियड की बात करेंगे तो जनवरी से लेके मार्च तक का जो पीरियड है उसको लगाने का वो एक कॉमन पीरियड है। इस पीरियड में हर स्टेट में ये पपाया प्लांटेशन हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में 12 महीना पपाया प्लांटेशन होता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेके खाली अप्रैल और मई, ये 2 महीने में प्लांटेशन स्लो चलता है। बाकी कंटिन्यू प्लांटेशन होता है। और हर एक महीने, हर एक मौसम में प्लांटेशन करने का अलग अलग बेनिफिट है। तो इससे लेकर कुछ मतलब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम ये बताते हैं कि अगर आपको जनवरी, जनवरी, दिसंबर, जनवरी में अगर आपको प्लांटेशन करना होगा तो आपके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो फिर आप इसको जो
अप्रैल और मई का समय होता है, उस समय इसको फ्लड इरिगेशन करना पड़ता है। तो उस समय अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप बिंदास से इसे लगा सकते हैं। बाकी जो पीरियड होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जून और जुलाई अगस्त की पीरियड में अगर इसको प्लांटेशन करना है तो इसको आपके पास रोड होता है, जो रोड होता है साइड पे जाने के लिए, वो होना जरूरी है, क्योंकि इस समय किया वाला प्लांटेशन बारिश के समय में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो उस समय अगर आपके खेत के जाने के लिए रास्ता नहीं है, चाहे वो अपने पास पक्का रास्ता ना भी हो, तो जो अपना मार्केट मार्केट में ले जाने के लिए गाड़ी आने वाली है, वो गाड़ी अपने खेत में जानी चाहिए। ये चीज आपके पास रहना जरूरी है। तो उस हिसाब से इसका रेट भी ठहरा जाता है। तो ये मान के चलो, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि पपाया का हाईएस्ट रेट पीरियड जो होता है वो जुलाई से लेके नवंबर तक का जो पीरियड होता है, वो पीरियड जो है पपाया में हाईएस्ट रेट मिलता है मार्केट में। अभी की अगर बात करेंगे तो इस समय अभी 18-19 रुपए रेट मार्केट में चालू है। अगर मई और जून स्टार्ट की बात करेंगे तो उस मई में 5 रुपए का रेट था, अप्रैल में 6 रुपए का रेट था, मार्च में 8 रुपए 10 रुपए का रेट था। लेकिन अगर हम दिसंबर नवंबर की बात करेंगे तो उस समय पपाया को 20 22 25 2021 में 2022 में तो इसको 35 रुपए पर केजी का रेट मिला था। तो अगर आपको ज्यादा रेट में माल बेचना है तो आपका माल जो है जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक, अगर आपका माल अगर मार्केट में आता है बेचने के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट मिलता है। किस समय लगाना चाहिए पपीता, हाँ, हाँ, तो इसमें मैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा? हाँ, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इसका जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कब लगना चाहिए, उसको कब फ्लावरिंग आती है, कब फ्रूटिंग आती है, कब मैच्योरिटी होती है, कब फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है। इसके लाइफ साइकिल में थोड़े आपको डिस्कस करता हूँ। तो पपाया जो होता है उसको हम जो है सैपलिंग उसका प्लांटेशन करते हैं, सैपलिंग लेते हैं। तो सैपलिंग की उम्र जो एज जो होती है लगाते समय वो 40 दिन की होती है। 40 दिन की एज का सैपलिंग हम प्लांटेशन करते हैं। तो उसके बाद उसको 70 दिन में, यानी नौ यानी तकरीबन 9 हफ्ते बाद इसको फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी 8 फरवरी से है तो 7 हफ्ते बाद, मीडियम है तो 8 हफ्ते बाद, ज्यादा से ज्यादा 9 हफ्ते बाद इसको फ्लावरिंग आना स्टार्ट होता है। उसके बाद 15 दिन में उसको स्टार्ट में जो फ्लावरिंग आती है वो मेल फ्लावरिंग होती है। मेल फ्लावरिंग ड्रॉप होने के बाद हर दूसरी या तीसरी पत्ती के ऊपर उसको फीमेल फ्लावरिंग आती है। फीमेल फ्लावरिंग आने के बाद उसके बाद इसको पकने में कम से कम 4 महीना लगते हैं। 120 दिन का पीरियड जो है इसको मैच्योरिटी पीरियड माना जाता है। तो इसका अगर हम लेकर ये करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 3 महीने और ये 4 महीने, 7 महीने में इसकी पहले हार्वेस्टिंग होती है प्लांटेशन करने के बाद। और अगर उसका सीड से लेकर अगर पेड़ पकड़ेंगे तो हम 8 से 8.5 महीने में इसकी पहले हार्वेस्टिंग हो जाती है। कुछ कुछ किसानों का इसमें थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है। कुछ किसान भाइयों ने हमारे 6.5 महीने में भी हार्वेस्ट किए हैं, कुछ किसानों को हमने 8 महीने में भी हार्वेस्ट करते देखा है। तो आपकी मैनेजमेंट कैसा है, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपकी सॉइल कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना ये पीरियड कितना लेगा। लेकिन 8 महीने से आगे ये पीरियड नहीं लेगा। जरूरी बात है कि ये जब पहले हार्वेस्टिंग होते हैं तो उसके बाद इसकी लाइफ कितनी होती है, तो वो भी आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आप उसका न्यूट्रिशन कैसा मैनेज करते हैं, वीड कैसा कंट्रोल करते हैं, वाटर मैनेजमेंट कैसा करते हैं आप उसको, उसके ऊपर आपकी इस प्लांट की लाइफ बनती है। तो कुछ कुछ किसान भाई हमें इसे 20 महीने यानी 1.25 साल तक उसको फील्ड में रख के उसका इनकम लेते रहते हैं। तो मिनिमम ये पकड़ के चलो कि जब आप पहले हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद कम से कम आपको 1 साल तक उसका इनकम प्रॉफिट शुरू रहता है। तो इसमें आपको सभी सीजन के सभी रेट मिलना शुरू हो गए, न्यूनतम रेट भी आपको मिलता है, हाईएस्ट रेट भी आपको मिलता है। लेकिन लेकिन जो अच्छा माल शुरू में रहता है उसको जो रेट मिलता है वो बाद में नहीं मिलता है, क्योंकि जो व्यापारी हमारे ये करते हैं हार्वेस्टिंग के कंडीशन रखते हैं वो 500 ग्राम के आगे का
माल हार्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 500 ग्राम 1 किलो और 2 किलो तक का माल है जो है वो शुरू में निकलता है, बाद में उसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डाउन हो जाती है, और आखिरी में वो 500 ग्राम या उसके नीचे का ही माल हमें मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम शुरू में अगर हम माल लाएंगे मार्केट में तो हमें अच्छा रेट मिलता है, और वो अगर पीरियड आपका जुलाई और दिसंबर के बीच में होगा तो सबसे अच्छा पीरियड होगा। बात करते हैं कि इसको डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, कौन से डिस्टेंस पे इसको लगाना चाहिए। तो उसका डिस्टेंस जो हमने अलग अलग डिस्टेंस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आ, आ, अगले मतलब अभी आज के समय में जो है इसको जितना ज्यादा डिस्टेंस देंगे उतने ज्यादा डिस्टेंस पे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि पहले समय में इसके ऊपर आने वाले डिसीजेस और पेस्ट कंट्रोल में थे, लेकिन अभी इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, प्लांटेशन का एरिया बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से इसके ऊपर आने वाले डिसीजेस और पेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अगर आप 10/8 पे प्लांटेशन करते हैं तो भी अच्छा है, 8/8 पे प्लांटेशन करते हैं तो भी अच्छा है, 8/7 पे करते हैं या 8/6 पे, ये 4 प्लांटेशन करने के हम अलग अलग डिस्टेंस रखे। इसमें से आप आपके सॉइल के हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से इसको आप ये कर सकते हैं। तो 10/8, 10/8, 8/8, 8/7 और 8/6, इसमें से जो आपको कंफर्ट लगे वो आप उसमें से डिस्टेंस चुन सकते हैं। तो इसके बीज बाद कौन सा आते लेना हैं, चाहिए? हाँ बात बीज करता हूँ मैं, बीज वैरायटी पे आ रहा हूँ मैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वैरायटी है। इसके बाद इसकी जो वैरायटी है प्लांटेशन करने की, तो वो है लूनियो सीड्स नाम की एक ताइवान की कंपनी है, उस कंपनी का 786 नाम की एक वैरायटी है रेड लेडी नाम से, तो उसका हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो वैरायटी का ये रिकमेंड करने का वजह क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, तो ये उसके कैरेक्टर्स ये है कि सबसे मेन बात होती है कि अपने यहाँ क्या उगता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में क्या बिकता है। बराबर है, मार्केट में क्या बिकता है वही हम आग लगाएंगे तो हमें अच्छा हमारे फ्रूट को, हमारे जो भी है उसको अच्छा डिमांड रहेगा। तीसरी बात आती है, अगर हम मार्केट में जो बिकता है वो अगर हम मार्केट तक सही पहुंचाएंगे, सही सलामत पहुंचाएंगे, तो ही तभी हम वो अच्छा रेट से भी बिक पाएंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि उसमें कीपिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कीपिंग क्वालिटी अच्छी है तो फिर वो मार्केट में आसानी से जाता है, और जो भी व्यापारी अपना माल परचेस करेगा उसके लिए अगर वो सोचे 2-4 दिन, 8 दिन, अगर 10 दिन उसके पास वो मटेरियल रहना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से सेफ रहना चाहिए। इसीलिए कीपिंग क्वालिटी वाला जो टॉपिक है बहुत जरूरी है। तो कीपिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो ताइवान 786 में है। दूसरी बात, इसकी मिठास अच्छी है, इसका फ्रूटिंग पीरियड ज्यादा है, फ्रूट साइज अच्छी है, उसमें प्लांट इम्यूनिटी अच्छी है। थोड़े से अभी के समय में थोड़ा उसके ऊपर वायरस का अटैक हो रहा है, लेकिन अगर पहले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अगर उसकी बात करेंगे तो अगर उसका जो है फ्रूटिंग पीरियड और ये सारी चीजें जो है वो उसमें बहुत सारी पाई गई है। इसके बाद बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में आई, लेकिन इसके जैसी अभी तक एक भी वैरायटी बनी नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। इसलिए हम ताइवान 786 का ही रिकमेंडेशन करते हैं। तो इसकी इकोनॉमी कैसे बनती है, पपाया की इकोनॉमी क्या है, इसमें किसानों को क्या प्रॉफिट अरे मिलता है। इंडियन वैरायटी नहीं है कोई पपीते की? इंडियन वैरायटी बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केट में उसको डिमांड नहीं है। अगर मार्केट में अच्छा डिमांड है तो सिर्फ ताइवान 786 को ही है। जी जी। ये किस बीमारियों से रेजिस्टेंस है, ये बीमारी जो वो रेड लेडी वैरायटी है जो? हाँ, रेजिस्टेंस शुरू में जो है ना, इसको वायरस भी नहीं आता था, लीफ कर्ल वायरस, येलो एंड मजाक वायरस, उसके बाद रिंग स्पॉट वायरस, ये जो वायरस होते थे इसके ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस करती थी। लेकिन कोई भी चीज जब ज्यादा समय तक मार्केट में या कोई भी चीज ज्यादा फील्ड पे आती है ना, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो धीरे 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 लो हो जाती है। तो
अभी इसकी थोड़ी सी तो रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है, लेकिन इसके अलावा कोई अभी तक तो किसानों को अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है, इसलिए हम इसके अभी अलावा लीफ कोई कर्ल अलग। वाली बीमारी हमारे यहाँ आई हुई है सर। लीफ कर्ल कौन सी? 1500 लीफ कर, पेड़ हाँ। लगे हुए हैं तो हाँ, बात बात नर्मदापुरम में। जी। हाँ, बात करेंगे। जो हमारा आगे का टॉपिक है, मैं आपको पूरे पॉइंट कवर करने का प्रयास करूंगा, इसे लेकर अगर कुछ पॉइंट बच भी जाते हैं तो हम अगला सेशन करेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो सेपरेट सेशन रखेंगे। लेकिन आपके एक भी क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये मेरा ये आपसे वादा है। नहीं जाऊंगा, पूरे आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं सेटिस्फेक्शन करके ही जाऊंगा। इसकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो तकरीबन हम किसानों को ये बताते हैं कि एक पौधे से कम 40 किलो तक और ज्यादा से ज्यादा 100-110 किलो तक प्रोडक्शन निकलता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ बैठते हैं, उस हिसाब से तकरीबन मिनिमम 900 से लेकर मैक्सिमम 950 से लेके मिनिमम 800 तक एक एकड़ में प्लांट बढ़ते हैं इसमें। और अगर हम पर प्लांट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 40 किलो से लेकर मिनिमम 40 केजी से लेकर मैक्सिमम 80 किलो 100 किलो तक का भी प्रोडक्शन निकालने वाले किसान है। खुद भी मैंने इसमें प्रोडक्शन 100 किलो तक निकाला है। तो हम एवरेज प्रोडक्शन इसका 40 या 50 रख सकते हैं। उस हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक एकड़ में अगर हमारे 900 पौधे बढ़ते हैं तो उसमें से अगर हम 10% मॉर्टेलिटी या 10% फेल्योर भी पकड़ते हैं तो हमारे उसमें से तकरीबन 800 पौधे हमारे प्रोडक्शन देने वाले रहेंगे। 800 पौधे में अगर हम 40 किलो के एवरेज से ही अगर पकड़ते हैं तो हमें 32 टन 32 टन माल पर एकड़ में हमें निकलना अपेक्षित है और निकलता भी है, और ये सबसे मिनिमम प्रोडक्शन है। इससे ज्यादा लेकर किसान ने 60 टन तक का 50 टन 60 टन तक 70 टन तक का प्रोडक्शन निकला है। तो 32 टन का जो प्रोडक्शन है 32 टन का, वो मिनिमम प्रोडक्शन है और हर एक किसान को निकालना आसान है। अगर इसका भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें 30 टन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं हमें, तो कम से कम हमें इसको 5 रुपए का रेट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा हमें इसको 25 रुपए 30 रुपए का रेट मिलता है। लेकिन अगर हम एवरेज रेट अगर हम 10 रुपए का भी या 12 रुपए का भी पकड़ते हैं तभी भी हमें 30 टन के एवरेज हिसाब से हमें 3 लाख रुपए तक का प्रोडक्शन एक एकड़ में निकलता है, और ये निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे किसान इसमें से अच्छा निकलते आते आ रहे हैं। बहुत सारे किसान इसमें से ऐसे भी हो सकते हैं अपने ग्रुप में जुड़े हुए जो पपाया की खेती करते हैं। तो ये इसका इकोनॉमी है। इसकी जो मार्केट है, मार्केट जो बेचने का है वो हमें, अगर हमें हमारे पास लोकल मार्केट है तो ठीक है, नहीं तो इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है दिल्ली मार्केट है। दिल्ली मार्केट में ये बहुत ज्यादा मात्रा में बिकता है। उससे लेकर अगर आप भोपाल इंदौर एमपी की बात करेंगे, महाराष्ट्र में नागपुर अच्छा है, पुणे अच्छा है, वाशी अच्छा है। तो ये सारे इसके मार्केट ऑप्शन है। तो इसमें मार्केट का ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिमांडेबल फ्रूट है। इसको हर सीजन में हर इसमें खाया जाता है। और उसमें हम बात करेंगे तो ये मेडिसिनल प्लांट भी आज के जमाने में माना जाता है, जो हमारे बॉडीज के अंदर डिफिशियंसी या खून के अंदर की जो कमी है सेल्स बढ़ाने का काम, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का काम, ये पूरा काम जो है ये पपाया करता है। इसलिए आज के समय में इसको बहुत मेडिसिनल वैल्यू बढ़ गए हैं, तो इसको हमें बेचने का उतना ये दिक्कत नहीं है। जब ज्यादा मात्रा में अगर आप उसको 10 एकड़ 15 एकड़ में अगर उसको आप फील्ड पे लगाएंगे, या एक ही गांव में 10-15 किसान लगाएंगे, तो आपके यहाँ व्यापारी जो है दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव या जम्मू कश्मीर कहीं से भी व्यापारी आके आपका माल उठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए उसका मार्केट। तो उसके हमें क्या क्या मतलब केयर करनी चाहिए, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ।
सबसे पहले बात आती है कि इसका वाटर मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ड्रिप इरिगेशन करना जरूरी है। तो ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से हमें शुरू के समय में बहुत थोड़ा पानी लगता है। इसको ये मान के चलो कि अगर आप जनवरी का प्लांटेशन करते हैं तो एक दिन बीच अगर आप 1 घंटा भी पानी चलाते हैं तो वो सफिशियंट है। उसके बाद उसको ऊपर हमने जैसे बताया कि धूप के समय में इसको फ्लड इरिगेशन करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में सर्दी को देख के उसको वाटर मैनेजमेंट करना जरूरी है। वापसा कंडीशन कहते हैं हम जिसको, वापसा कंडीशन के रख के इसको पानी देने की जरूरत है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी पेस्ट आती है, सकिंग पेस्ट आती है, जैसे मावा आता है, तुड़तुड़ा, एफिड्स, जासिड्स, व्हाइट फ्लाइज एंड थ्रिप्स। इन सारे पेस्ट का इसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इसको हम अगर पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल करना चाहेंगे तो हमें अच्छा कंट्रोल भी मिलता है और हमारे प्लांट इम्यूनिटी भी बन के रहती है। तो इसके लिए हम जो दवा रिकमेंड करते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई दवा भी रिकमेंड करते हैं। जैसे हम नीम ऑयल का ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करने के लिए कहते हैं किसानों को। हर सीजन में, हर मौसम में, हर पेस्ट के ऊपर अगर आप नीम का रिकमेंड यूज करेंगे तो फिर उसको आप अच्छी तरह से डिसीजेस फ्री एंड पेस्ट फ्री रख पाएंगे। तो आपको नीम ऑयल जो होता है उसका अगर आप रिकमेंडेशन करते हैं तो बहुत अच्छा उसका फायदा भी हो जाता है। ये आपके लिए मतलब ऑर्गेनिक भी है और सबसे मेन बात जो है वो आपको सस्ता ही पड़ता है। अगर आप, बहुत सारे किसान भाई हमारे खुद बना के भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैं खुद हमारी एक बंसी गिर गौशाला है गुजरात से जो गोपाल भाई सुतारिया उसको चलाते हैं पिछले 16 साल से। उनने कुछ जो माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो ऑर्गन्स, उन्होंने कुछ कल्चर डेवलप किया है। तो उस कल्चर का भी हम किसानों को रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे उन्होंने गोकर पामरतन नाम का एक कल्चर डेवलप किया है। तो उस कल्चर में उन्होंने 4 चरणों में सरल खेती बताई है। तो उसका भी हम किसानों को पूरी जानकारी देके उसका भी हम किसानों को यूज करने के लिए कहते हैं। तो वो भी बहुत सक्सेसफुल और जीरो बजट फार्मिंग जिसको कहेंगे हम, वो जीरो बजट फार्मिंग उसमें है। तो उसमें अलग अलग उन्होंने तरीके बताए हैं। पेस्ट के लिए अलग बताया है, डिसीजेस के लिए अलग बताया है, साइज के लिए अलग बताया है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग बताया है, फंगल डिसीजेस के लिए अलग बताया है, वायरस के लिए अलग बताया है। चाहे तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ सकते हो तो मैं इस कॉल पे गोपाल भाई के जो सहकारी है, अनुयायी है, उनको इस कॉल पे डिटेलिंग करने के लिए एक आध दिन जरूर बुलाऊंगा। अगर आप अनुमति देंगे तो जरूर वो आएंगे। तो उनका जो है पूरा सेवा में लगे हुए हैं किसानों के। अभी तक वो तकरीबन 20-21 स्टेट में पहुंच चुके हैं और वो कोई अगर बुला लिया तो वो आना जाना खुद का करते हैं। गौशावा गौशावा करना ही उनका परम धर्म है। तो चाहे तो हम उनको भी यहाँ बुला के आपके स्टेज पे उनको किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए कह सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम उनके प्रोडक्ट के ऊपर भी ज्यादा भर देते हैं। उसके बाद हम जो डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पिछले 40-50 साल से महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो उनकी जो प्योर ऑर्गेनिक कुछ प्रोडक्ट है उनका भी हम रिकमेंडेशन किसानों के लिए करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए? तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में हम शुरू में किसानों को ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद देने के लिए कहते हैं। गोबर खाद के साथ साथ एक कल्पतरु नाम का जो ऑर्गेनिक मैन्योर है जो पूरा केमिकल फ्री है, उसका भी हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो उसमें 2 तरीके हैं। अगर आप एक बार देना चाहते हैं तो 30 टन कंपोस्ट के हिसाब से पर एकड़ दीजिए। अगर आप 2 स्टेप में या 3 स्टेप में जाना चाहते हैं तो फिर आप 10-10-10 टन करके 2 या 3 बार दे सकते हैं। अगर इस तरीके से देंगे तो आपको ज्यादा फर्टिलाइजर या कोई केमिकल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको जब जरूरत पड़ती है तब ऑर्गेनिक फार्म में जो भी फेज भी रहता है, एजोटोबैक्टर रहता है, उसका भी हम बैक्टीरिया छोड़ने के लिए किसानों को कहते हैं। केएम भी रहता है। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो पौधों को अपटेक करने का काम करते हैं। वो पौधों तक, जड़ों तक पहुंचने का काम करते हैं। तो बीच बीच में
जो हमारा रिकमेंडेशन है तो ये भी रहता है कि किसानों को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में माइक्रो न्यूट्रिशन की जिंक जिंक सोलुबलाइट बैक्टीरिया दे दे, या फिर फास्फोरस की बैक्टीरिया, पोटेश की बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया का भी हम बीच बीच में यूज करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमें मार्केट में जो भी लगता है कि ये प्रोडक्ट पूरा ऑर्गेनिक है तो उस प्रोडक्ट का भी हम किसानों के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, जिसका हमें अब तक बहुत सारा फायदा हुआ है। और हमारा जो सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेशियो जो है हमारा अभी तक 90% हमारा सक्सेस रेशियो है। अगर 100 किसान के साथ हम काम करते हैं तो उसमें से 90% किसान हमारे सक्सेस ही है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हमारा 99% सक्सेस रेशियो है, लेकिन अदर स्टेट में जो है मैनेजमेंट के कुछ विषय आते हैं, कुछ क्लाइमेट के विषय आते हैं, तो उस विषय से लेकर अगर अदर स्टेट की बात करेंगे तो 90% है, अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 99% तक हमारा सक्सेस रेशो रहा है। तो इसके अलावा इसके ऊपर कुछ डिसीजेस आते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। जैसे अभी कुछ भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ फील्ड पे लीफ कर्ल वायरस का अटैक हुआ है, तो इसके ऊपर जो मेन वायरस होते हैं, 3 तरह के वायरस होते हैं। पहला वायरस होता है लीफ कर्ल, जो अभी स्क्रीन शेयर हुआ था, वो जो कैरेक्टर है वो लीफ कर्ल वायरस का है। उसके बाद आता है रिंग स्पॉट वायरस, और उसके बाद जो मेन होता है येलो वेन मोजैक वायरस। इसके अलावा जो बाकी आपने डाउनी डाउनी मेल्डू, पाउडर मेल्डू, लीफ स्पॉट, कॉलर रॉट, बुंदा सड़, ये जो डिसीजेस है वो कॉमन डिसीजेस में मानते हैं, हम इसको इजी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने 3 डिसीजेस बताए, ये थोड़ा कंट्रोल करने में किसानों को हट जाता है। तो इसको कैसा मैनेजमेंट करें, इसकी ये न आने के लिए क्या करें, और आने के बाद इसको सुधारने के लिए क्या करें, इसके बारे में आपको मैं 2 मिनट में जानकारी देके फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। तो ये जो वायरस होता है, किसी भी वायरस होता है, वो आने की वजह क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूंगा। कोई भी वायरस होता है वो होस्ट के जरिए आता है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि जो अपने प्लांट फील्ड के बाजू में अगर होस्ट वाले कुछ पौधे अगर आप रखते हैं, तो वो होस्ट के ऊपर वो वायरस के जो जीवाणु है वो उसके ऊपर जिंदा रहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो अपने फील्ड पे आके पूरा नुकसान कर देते हैं। तो उसके होस्ट क्या रहते हैं कि आपने इसके फील्ड के बाजू में कौन सी फसल नहीं होनी चाहिए, और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि चिल्ली का प्लॉट इस फील्ड के बाजू में नहीं होनी चाहिए, जिसको मिर्च कहते हैं हम, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, कोई भी मिर्च का प्लॉट पपाया के फील्ड के बाजू में या बीच में न लगाए। दूसरी बात, ब्रिंजल या भिंडी, इसका भी हम इसके आजू बाजू में कहीं न लगाए। इसके ऊपर उस जो वायरस के होस्ट जो होते हैं उस प्लांट के ऊपर रहते हैं, तो वो जब भी उसको सुटेबल पीरियड मिलता है तो वो ट्रांसफर होके फिर उस पपाया के फील्ड पे जाके अटैक करते हैं, और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम ये वायरस फैलता कैसे है, तो वायरस फैलता है सकिंग पेस्ट के माध्यम से। जो सकिंग पेस्ट हमारे फील्ड के ऊपर आती है, जैसे मैंने एपिड्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इनकी जिक्र किया। ये जो इंसेक्ट है वो वायरस फैलाने का काम करते हैं। तो अगर हम इसको कंट्रोल में रखेंगे या इसको नहीं आने देंगे, तो फिर हम वायरस को नहीं आने देंगे, ऐसा मान के चलो। तो फिर इसको कंट्रोल अगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी हमें सबसे पहले लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी कि ये कब पैदा होते हैं और कब कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, और नेचुरली इसका एज कितना होता है। तो कोई भी जो पेस्ट होती है तो उसका नेचुरली ये स्टैंडर्ड एज ये माना गया है कि 21 दिन तक की उसकी लाइफ साइकिल चलती है। उसमें निम्फा स्टेज, एग स्टेज एंड प्रौढ़ावस्था, तो ये 3-4 स्टेज में वो पूरी अगर लाइफ काउंट करते हैं तो वो 21 दिन की होती है। अगर हम कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी दवा लेते हैं तो फिर उसको अगर हम अंडीनाशक जिसको कहते हैं हम, वो अगर लेते हैं तो 21 दिन के लिए हमें कंट्रोल मिलता है। अगर हम प्रौढ़ अवस्था की पेस्ट के ऊपर अगर हम अटैक करके उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, एग स्टेज और निम्फा स्टेज अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो फिर हम 10 दिन तक का कंट्रोल ले सकते हैं। तो हमें अगर ये समझना होगा कि हम कौन सी दवा ले रहे हैं और ये दवा से हमें कितने दिन तक कंट्रोल मिल रहा है। उस हिसाब से हमें हर 10 दिन या हर
21 दिन में उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली सकिंग पेस्ट कंट्रोल के लिए कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करना चाहिए। अगर सकिंग पेस्ट कंट्रोल में रहेंगे तो वायरस कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद वायरस आने के क्या चांसेस रहते हैं, तो उसके बाद वायरस आने के चांसेस, कोई भी वायरस, कोई भी विषाणु अगर सबसे पहले अटैक किसके ऊपर करता है, तो सबसे पहले अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी पावर लो होती है, उसके ऊपर वो पहले अटैक करता है। तो अगर हम हमारे प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रांग बना देंगे तो हमारे प्लांट के ऊपर नहीं आएगा। तो हमें प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, उसको वीड फ्री रखना पड़ेगा, उसको जड़ें जो है वो हमेशा एक्टिव रखनी पड़ेगी। हमने बहुत सारा किया, न्यूट्रिशन भी बहुत सारा दिया, वीड फ्री भी रखा, मैनेजमेंट भी अच्छा करे, लेकिन अगर उसकी जड़ें सशक्त नहीं है, जड़ें स्ट्रांग नहीं है, तो ये वाला न्यूट्रिशन वो लेगा नहीं। और जब तक वो न्यूट्रिशन नहीं लेगा तब तक वो अच्छी तरह से इम्यूनिटी नहीं बना पाएगा। तो अगर हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मैनेजमेंट रखनी है तो हमें जरूर उसका वायरस कंट्रोल करने में अच्छा फायदा होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो समय समय पे उसको रीड डेवलपर ड्रिप के जरिए हमें फंगीसाइड्स देना पड़ेगा, ताकि हमें रूट अच्छा क्लीन रहेगी, निरोगी रहेगी, क्योंकि इसकी रूट सिस्टम जो होती है फाइबर रूट सिस्टम होती है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बैठता है या थोड़ा भी ज्यादा पानी होता है तो ये फिर डैमेज होती है, कार्य करना बंद कर देती है। और बंद कार्य करना बंद किया तो फिर उसके ऊपर इम्यूनिटी लो हो जाती है, और इम्यूनिटी लो हो गई तो फिर उसको वायरस आना तय है। तो इसलिए हमें इसकी जड़ों का इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमारे फील्ड के ऊपर वायरस आ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ जो है दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम आए हुए फील्ड पे कुछ दवा का इस्तेमाल करते हैं जो वायरस को कंट्रोल करने में और प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि डॉक्टर वावस्कर टेक्नोलॉजी की कुछ जो दवाएं हैं, जैसे ल्यूट्राटोन, थाइवर, प्रॉपशाइनर, ये सारी दवाएं, स्प्लेंडर, हार्मोनी, इसका हम अल्टरनेटिव किसानों सर को यूज आपका करने सर के आपका लिए। माइक, एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक पास कर लीजिए, बीच में आवाज मिसिंग हो रही है तो वो नोट नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा है। जी अभी आ रही है आवाज जी। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो दवाई है, तो इसका हम अगर अटैक हो जाता है या प्रिवेंटिविटी आप लेना चाहते हैं तो इन दवाइयों का हम रिकमेंडेशन करते हैं, जिसका किसानों को अच्छी तरह से बेनिफिट हुआ है। इसके ये दवाई अलावा का नाम, सर दवाई का नाम धीरे धीरे स्पष्ट और क्लियर बताएं कि वो लीफ कर्ल वायरस के लिए जो कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं उसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में, और दवाई का नाम हाँ भी स्पष्ट बताएं। हाँ, तो मैं आपसे मेरा नंबर शेयर करूंगा, चाहे तो आप मुझे पर्सनली फोटो भेज के डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको किस दवा की जरूरत है, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या मैनेजमेंट आपका है, ये है, तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। अगर जनरल बताऊंगा तो आपका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। अगर आपको 2 दवा की जरूरत है तो आपको 2 ही दवा रिकमेंड करूंगा। तो मेरा आप सभी अभी नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 830888। जिनको लगता है वो अगर चाहे तो नोट कर सकते, 830888 51388। सर नंबर रिपीट कीजिए, 83085 83088 83088 हाँ, 51388। 51388। ठीक है ना सतीश सर। नाम है मेरा, हाँ सतीश नाम है। कभी भी मुझे एक जब आप पहली बार फोटो भेजेंगे तो आपका नाम जरूर डालना, आप कहाँ से हो ये भी जरूर डालना। इसके अलावा कुछ फंगल डिसीजेस होते हैं उसके ऊपर, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, लिप स्पॉट, तो ये डिसीजेस हम उसको सिम्टम्स के देख के बताते हैं कि इसके ऊपर क्या दवा लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मैनेजमेंट में कहाँ कमी हो रही है। ये सारी चीजें हम आपको बताते रहते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई एमपी से भी ग्रुप के साथ, बहुत सारे ग्रुप में हूँ मैं एमपी के भी। तो चाहे तो आप अगर इसमें से कुछ फार्मर होंगे तो आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं, चाहे तो उसमें मुझे ऐड भी कर सकते हैं। जो भी आपके इसके अलावा
इसके जरिए क्वेश्चन होंगे, वो भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो हम 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपके जो भी सवाल है, मैंने जो बात की उसके ऊपर, इसके अलावा जो भी आपके सवाल है वो पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लीफ कर्ल के, जैसे मान लीजिए एक प्लॉट में 600 पौधे लगे हैं और उसमें से 20 से 25 पौधे में आ गया, तो कुछ लोगों का ये रिकमेंडेशन रहता है कि इन पौधों को फील्ड से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। हाँ, लीफ कर्ल वायरस जो होता है वो पपाया में सबसे डेंजरस वायरस माना जाता है। तो इसका जो मैंने आपको बताया कि फील्ड से उखाड़ के फेंकने का आपका वायरस कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर उसको सही मैनेजमेंट करेंगे, अच्छी तरह से उसका पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, तो वो फैलने में थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है। तो अगर आप जिन पौधों पे आया है उसको उखाड़ने की जगह अगर आप उसको काट के बाहर फेंक देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अगर आप जहाँ से लीफ कर्ल हुए है उसके नीचे जाके अगर आप 1 फीट या 9 इंच के जाके अगर आप उसको मोड़ लेंगे, तोड़ देंगे, तो फिर उसमें जो है अच्छा ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें नए अच्छे लीफ आने का 10% चांसेस होते हैं। मगर अगर आपने 10 पौधे काट दिए तो उसमें 1 या 2 पौधे, 10 से 20% उसमें अच्छे लीफ आने के चांसेस होते हैं। तो आप जड़ से ना उखाड़ के उसको अगर तोड़ देंगे तो ये सही रहेगा। ये सर, ये सीड की बीमारी है क्या ये? नहीं, सीड की बीमारी नहीं है। सबसे पहले मैंने जो बताया आपको कि अगर आपके प्लॉट के बाजू में, फील्ड के बाजू में अगर आपके होस्ट जिंदा है तो फिर ये आना तय है। तो अगर आपके पपाया की फील्ड के बाजू में पुराना पपाया का प्लॉट भी है तो भी ये आ सकता है। आपके पपाया के बाजू में मैंने जो बात चिल्ली बताया, मिर्च बताया, ब्रिंजल बताया, ये बताया, भिंडी बताया, तो ये अगर आपकी फील्ड के बाजू में है तो इससे भी ज्यादा फैलने में मदद होती है। दूसरी बात, इस साल थोड़ा सा इसका ज्यादा अटैक इसलिए हुआ कि मई में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया था और ह्यूमिडिटी कम हो गई थी, तो उस समय और मानसून जो लेट होने के कारण इस साल थोड़ा सा लीफ कर्ल वायरस का अटैक ज्यादा हो गया है। तो जिन किसानों ने फ्लड इरिगेशन किया था जिन किसानों ने फ्लड इरिगेशन किया था और स्प्रे का शेड्यूल थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया था, उन किसानों के यहाँ, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। अगर आपके एरिया में चिल्ली का प्रोडक्शन होता है, मिर्च का प्रोडक्शन होता है, शिमला मिर्च का प्रोडक्शन होता है, तो आपके एरिया में इसका अटैक ज्यादा हो सकता इसको कंट्रोल करने के लिए सर दवाई का नाम क्या बताएं आप? है। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप शुरू से इसको आप नीम ऑयल, इसके अलावा न्यूट्राटोन, थ्राइवर, क्रॉप शाइनर, एवर्टा, स्प्लेंडर, ये जो दवाएं है अल्टरनेट करके क्या अगर आप इसके ऊपर छिड़काएंगे और आपकी इसकी न्यूट्रिशन अच्छा दे देंगे, इम्यूनिटी अच्छी बनाए रखेंगे, तो उसको अच्छा कंट्रोल मिल सकता है। जो हुआ तो हुआ, इसके आगे नहीं होगा ऐसा। जी धन्यवाद आदरणीय सर। और बहुत अच्छा मार्गदर्शन पपीते पर चल रहा है और कल भी आप कंटिन्यू रहेंगे सर। मगर आज हम आदरणीय पवन कुमार सर पतंजलि अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं हमारे, तो हम आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं। फिर हम सवाल भी जी लेंगे। नमस्ते, ओम प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर आज की मार्गदर्शन पपीते की खेती के ऊपर सतीश जी के द्वारा आज दिया गया है। बहुत ही सुंदर वार्तालाप हुई है और मुझे लगता है कि जो हमारे किसान वाकई इच्छुक है वो सतीश जी से 1-to-1 बातचीत करके अपने खेतों में जहाँ पर भी वो खेती कर रहे हैं या भविष्य में उनकी योजना है उसका लाभ जरूर लेंगे। तो आपको बहुत अभिनंदन है। बहुत बढ़िया तरीके से ये फसल ऐसी है जो कि है तो पेड़ नुमा लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी फल देने वाली है और इसको भी बहुत चाव से लोग पसंद करते हैं, खाते हैं। वो पपीता बहुत सुंदर और इसके कई सारे अन्य उत्पाद भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती कर इसकी खेती के जो अब केवल एक जो प्रश्न था, जो मार्केट की जो आवश्यकता है, विशेषकर हमारे जो देसी पपीते हैं
उसके ऊपर भी शायद कुछ काम करने की जरूरत है। और अगर हमारे बीज देसी हो जाता है और उसकी मार्केट में डिमांड भी होती है और उसके अन्य लाभ भी पता लगते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक कार्य होगा। तो बहुत सुंदर आज का संवाद, और आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, और उसके बारे में पूर्व में मैंने भूल भी दिया है, लेकिन इसी प्रकार से सब प्रयासों को करने के लिए सभी का अभिनंदन है। सबको नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और बहुत ही सुंदर। और चलिए आगे हमारे किसान और भी आदरणीय सतीश जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। जी आगे आदरणीय सबसे पहले तो जी जी पूछिए, सवाल पूछिए पहले। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। मैं जो आप पपीते की खेती की बोले तो उसमें अपन बीच में जो गैप है उसमें कुछ प्रेजेंट लगा सकते हैं क्या? जरूर लगा सब्जी सकते का हैं या सर। हाँ हाँ, आप कहाँ से हुए? आप कहाँ से हुए? होशंगाबाद नर्मदापुरम के बनखेड़ी ब्लॉक से हूँ सर मैं। होशंगाबाद में काम कर चुके हैं हम, तो हम बीच में ना उसमें जो कम समय वाली फसल रहती है ना, जैसे हम उसमें अगर आप समर के सीजन में लगा रहे हो तो हम उसमें वाटरमेलन लगाने का रिकमेंडेशन करते हैं। या तो फिर अगर आप ऑफ सीजन में लगा रहे हो तो अगर आपको खरीफ का मार्केट होगा तो आप गेंदा फूल जो होता है ना, गेंदू कहते हैं हम उसको, जी जी इसको भी आप लगा सकते हो। या तो फिर आप उसमें अगर रबी के सीजन में लगा रहे हो तो इसमें आप पैच लगा सकते हो। पैच की खेती मतलब बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि जो फसल 100 से 120 दिन तक निकलेंगी और जिसकी हाइट 2 फीट से नीचे रहेगी, वो कौन सी भी फसल, कौन सी भी नहीं कहूँगा, लेकिन वो फसल आप लगा सकते हैं इसमें, जिसकी लाइफ साइकिल 120 दिन की रहेगी। सर आपके और माइक की आवाज गोल हो रही है, प्लीज आपने जो जो फसलों के नाम बताए हैं वो दोबारा रिपीट करें। अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ अभी ठीक हेलो। आ रही, हाँ अभी ठीक आ जी रही। हाँ 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 हाँ, तो हम जो बीच में डिस्टेंस रहता है ना, या फिर दो दो डिस्टेंस रहते हैं हमारे पास। अगर हम 8x6 या 10x8 पे प्लांटेशन करते हैं तो जो रो टू रो का डिस्टेंस होता है वो एक हमारे पास होता है, और जो प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस होता है वो एक हमारे पास होता है। अगर हम हमारे पास पर्याप्त पानी या कुछ समय नहीं है तो फिर हम प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस जो होता है हमारा 8 या 6 फीट का, उसको हम अर्ली स्टेज में कोई भी इंटरक्रॉप ले सकते हैं। ये मान लो कि हम उसमें वाटरमेलन सही तरह से ले सकते हैं, जिसकी इकोनॉमी एक 70-80 दिन में वो भी अच्छा कम से कम 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का अच्छा इनकम दे सकते हैं, तो उसका भी हम सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा मार्केट है तो आप गेंदा भी लगा सकते हैं इसमें, मारी गोल्ड जिसको कहते हैं हम, तो उसको भी आप उसमें इंटरक्रॉप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पैच का भी इंटरक्रॉप ले सकते हैं मौसम के हिसाब से। अगर रबी सीजन में आप प्लांटेशन करना चाहते हो तो आप पैच भी ले सकते हैं उसमें। इसके अलावा अगर आपके लोकल कुछ क्रॉप है जिसके ऊपर वायरस और ज्यादा सकिंग टेस्ट का अटैक न आती है, ऐसी कौन सी भी फसल जिसकी हाइट 2 फीट तक हो और जिसकी लाइफ साइकिल 100 से 110 या 120 दिन तक हो, तो किसी भी तरह की फसल आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि इसमें 100 से 110 दिन तक की वैरायटी कोई सी भी लगा सकते हैं, तो जब नीचे जो फसल लगाएंगे उसका वाटर मैनेजमेंट, उसका वाटर साइकिल अलग होगा, इसका अलग है, तो इससे वो पपीता प्रभावित नहीं होगा? नहीं, अभी इसमें इसमें जो है ना, हम ड्रिप इरिगेशन इसलिए बोलते हैं कि हम जो पानी पपाया को चलाएंगे वही पानी हम इंटरक्रॉप को चलाएंगे। तो जो भी मैनेजमेंट रहेगा अभी उसमें जिस प्लांट की हाइट 2 फीट या 2 फीट के नीचे रहती है, उसका जो रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की वो तकरीबन यही रहती है। और जब हम वाटरमेलन जैसा क्रॉप लेने की सोचते हैं तो उस समय हमारी हीट टेम्परेचर ज्यादा रहता है। वाटरमेलन ज्यादातर जनवरी से लेके आगे लगाया जाता है, तो उस समय
अगर हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की, तो पपाया का जो इसको वाटरमेलन का जो हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा, अगर हमने जनवरी में प्लांटेशन किया है तो वो हमें अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो ज्यादा पानी लगने का जो समय होगा उसका मार्च 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, आगे के 1 महीने में ज्यादा पानी लगता है। तो उस समय अगर हम ज्यादा पानी देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हीट बड़ी रहती है, प्लांट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी जो गेंदा और ये सारी जो फसलें हैं इसको ज्यादा पानी नहीं लगता है। जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी का शायद सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा। और चाहे रामकृष्ण रघुवंशी जी का सवाल हो चाहे शरद वर्मा जी का सवाल, दोनों एक ही है। तो मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि और भी जो बात रह गई हो उसका, किसानों का शंका का समाधान भी हो जाता है। आदरणीय शरद वर्मा जी, आप संवाद करें हमारे आदरणीय सतीश जी से। जी जी। ये पपीते में आप बता रहे थे कि किन किन चीजों से मोजक लग सकता है, एक मिर्च बताई आपने, और ये भिंडी भिंडी बैंगन। सर अनम्यूट कर यदि लें सर। सर यदि बैंगन का कोई पुराना प्लाट हो जहाँ बैंगन लगाया था और उसको खत्म कर दिया हो और उसके बाद में अपन लगाएंगे, तो क्या वो बैंगन का जो वायरस है होस्ट के ऊपर जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा, जरूर जिंदा रहेगा। आपने क्या होता है, जब आप मतलब इसके अलावा कुछ होस्ट जो होते हैं वो अपने बंड पे रहते हैं, उसके ऊपर वो होस्ट जिंदा रहते हैं। तो ये है कि कम से कम उसमें 6 महीने का गैप रखना चाहिए। अगर उसी फील्ड में लगाना चाह रहे हो आप, तो दो प्लॉट के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप रखना चाहिए। और पपाया के ऊपर तो पपाया की खेती कतई शरद नहीं जी करनी म्यूट चाहिए। कर ले। आप जब भी अनम्यूट करें तो आप बोलें, तभी अनम्यूट करें, थोड़ी आवाज नहीं तो करते जी। जी आप अनम्यूट कर ले शरद जी। जी सर। और कौन सी ये मूंग वगैरह से भी मोजक आता है क्या सर इसमें? मूंग हाँ, की क्रॉप के ऊपर? मूंग के ऊपर अभी मोजाक आने लगा है, सोयाबीन के ऊपर अभी मोजाक आने लगा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जी, यही पूछना जी हो। जी जी, आदरणीय मेनपाल जी हिसार से अपना किसान भाई अपना नाम परिचय के साथ सवाल करें तो वहाँ की जलवायु के बारे में भी हमारे चीफ गेस्ट महोदय को पता हो जाता है कि किस क्षेत्र से आप हैं। आदरणीय मेनपाल जी। ओम, सदन को प्रणाम। आज की बहुत ही अच्छा चर्चा चल रही, जो हमारे सतीश जी महाराष्ट्र से मुख्य अतिथि हैं, जो पपीता के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। समय को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा टाइम न लेते हुए, ये कल भी कंटिन्यू रहेंगे, तो कल इनसे मैं वार्तालाप करूंगा। आज एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूं मैं, हमारे जो किसान भाई हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, आज शिवरात्रि है, और बाबा भोलेनाथ पे जो जल चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो कई स्थानों पर व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए जो किसान भाई वो अपना ड्रम लेके, और वो प्रसाद है भोले बाबा का, वो इकट्ठा करें ड्रम में और अपने खेत में छिड़काव करें। बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जो बारिश का मौसम चल रहा है, कीट नियंत्रण होगा और बाबा की कृपा होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय मेनपाल जी, बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया है कि जो शंकर जी का अभिषेक होता है, आज सावन का महीना है, 2 सावन है, खूब अभिषेक हो रहा है, रोज कई क्विंटल जल निकल रहा है, वो अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और किसी भाई किसान भाई का कोई सवाल हो तो हमारे चीफ गेस्ट महोदय से मुनीलाल मुनीलाल सर जी, जो बाबा भोलेनाथ ने जो जहर वाले समुद्र को अमृत बना दिया था, ऐसे हमारे जो रासायनिक के छिड़काव हैं जो 200 साल तक विद्यमान रहते हैं, वो नष्ट हो जाएगा भोले बाबा की कृपा से। धन्यवाद। जरूर छिड़काव करें। जी बहुत सुंदर। आदरणीय सतीश जी का क्या सुझाव है? आदरणीय मेनपाल जी ने जो बोला है आपने सुना है, आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? नहीं समझा मैं सर। शंकर भगवान का अभिषेक होता है, जल दही दूध घी शक्कर ये चीजें सब चढ़ाई जाती हैं, उनका अभिषेक किया जाता है, और वो जल जो निकलता है उसका अगर अपन के अपने फसल पे छिड़काव करें तो उससे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रभाव होता है। उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका, हमारी धार्मिक भावनाओं को से लेकर अगर हम कोई भी श्रद्धा से काम करते हैं तो वो जरूर उसमें भगवान ही हमें दिखते हैं।
तो पहले हम श्रद्धा के ऊपर जाएंगे तो भी हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम साइंटिफिकली उसका अगर रीजन देखना चाहते हैं तो दूध, दही या दूध, छाछ जो भी होता है उसका रिकमेंडेशन ऑलरेडी हम पपाया में करने के लिए बोलते हैं किसानों को, किसी भी खेती में करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो मतलब प्लांट इम्यूनिटी होती है वो अच्छी बढ़ने के लिए काम आती है। और ये बढ़ने से जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो मतलब उसके कारण मित्र कीट ज्यादा पैदा होती है, और मित्र कीट जब ज्यादा पैदा हो जाएगी तो फिर हमारे जो शत्रु कीड़े है उसको वो जरूर निगल जाएगी और इसका प्रभाव जो है अच्छा दिखेगा। तो ये दोनों तरीके से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे करना जरूरी है, और किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी जी धन्यवाद। और किसी किसान भाई का कोई सवाल हो, कल चूंकि दूसरे चीफ गेस्ट महोदय रहेंगे, सतीश जी को अगले दिन बुलाएंगे हम, कल के चीफ गेस्ट महोदय निर्धारित हैं, तो अगर किसी का सवाल हो सतीश जी से तो अवश्य कर लें। अभी हम समय दे सकते हैं आज। जी जी जरूर करिए सवाल, रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। सर, जैसे आपने कहा था कि गो कृपा अमृत के संबंध में जो मुख्य अतिथि महोदय आ सकते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अवश्य बुलाएं, क्योंकि उनसे भी जो है हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप जब भी आप संपर्क कर लें और जो समय हो तो फिर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अवश्य बुलाएं। जी ओम। ठीक ठीक, मैं जरूर बात करूंगा। गोपाल भाई सुतारिया जी मेरे संपर्क में है, तो मैं उनका तो समय मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जो भी उनके अनुयायी है उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करके अपने इस सुबह के प्रोग्राम में, मॉर्निंग के प्रोग्राम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। जो भी उनकी जी हमें डेट मिलेगी उस डेट पे हम शेड्यूल करेंगे। जी ओम। हमारे किसान रमेश चंद मेहरा जी और अन्य किसान भाई वहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण लेके आए हैं बंसी गौशाला में। तो वो उनसे परिचित भी हैं, और वो भी संवाद कर लेंगे, आप भी संवाद कर लें, जिनका मार्गदर्शन मिल जाए बहुत अच्छा होगा। आदरणीय कल्पना खोटले जी। आदरणीय बहन, आवाज आ रही है आप तक? कल्पना खोटले जी। सदन को कोटि से प्रणाम। आज के जो चीफ गेस्ट है महोदय जी, जो पपीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या जो देसी पपीता भी, जो मीठे मीठे फल होते हैं देसी में भी, क्या उनकी फार्मिंग नहीं की जा सकती? क्या उनकी की जा सकती है क्या फार्मिंग में? हाँ और हाँ फसल हाँ क्या मैम। अच्छी आएगी क्या देसी अपनी जो पपीता होती है भारत की? हाँ 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 हाँ। मैम, सबसे जरूरी बात होती है कि अगर हम स्मॉल फार्मिंग करते हैं, कम एरिया में अगर हम लगाना चाहते हैं लोकल मार्केट के लिए, तो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे अगर कोई प्लांटेशन करना चाहते हैं, बड़ी प्लानिंग करके, जैसे 1 एकड़, 2 एकड़ या 4 एकड़ में अगर हम उसको लगाना चाहते हैं, तो फिर हमें कीपिंग क्वालिटी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारी देसी पपीता है वो अगर हम मैच्योरिटी पीरियड में उसको हार्वेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन तक रहती है, बाद में वो पूरी सी ये हो जाती है, लूज लूज पड़ जाती है। तो ऐसे पपाया जो मार्केट में स्टॉल पे बेचने जाएंगे तो फिर वो कस्टमर जो होता है वो पसंद ही नहीं देता है। हर एक आदमी की एक आदत रहती है कि पहले आदमी जो भी चीज होती है वो पहले आँख से खाता है। अगर उसको आँख से खाता है मतलब वो उसके आंखों को पसंद आई तो फिर वो लेने की सोचता है। अगर उसको आँख ने अगर नहीं माना कि ये नहीं लेनी है तो फिर वो नहीं लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उसमें जानता है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से पकाई हुई है, इसको कोई भी केमिकल नहीं डाला है, तो जो किसानों को या जो कस्टमर को मालूम होगा वो जरूर खरीदेगा। लेकिन जो अननोन पर्सन है, अपने से जानता नहीं है, वो थोड़ा देसी के लिए परचेस करने के लिए डगमगा जाएगा, तो उसमें हमारा नुकसान हो जाता है, मार्केट नहीं मिलता है। तो अगर हम लार्ज स्केल पे करना चाहेंगे तो हमें इन इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि जो कीपिंग क्वालिटी वाली वैरायटी हो इसको ही लगाए। जी जी, ये बिजनेस पर्पज से सही है ये। हाँ, बिजनेस पर्पज से। ये आदरणीय कल्पना खोटले जी के सवाल का जवाब मिल गया है। और हमारे बीच सदन में आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं। आदरणीय सतीश जी, आपके द्वारा, आप लखनऊ से हैं और आप जो है
लाइट ट्रैप वगैरह का 5 प्रकार की विधि बताते हैं कीट नियंत्रण के लिए, कीट प्रबंधन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय विनय कुमार जी और सतीश जी संवाद करें, इसमें कीट प्रबंधन का क्या उसके पपीता में इसका प्रभाव हो सकता है या वो तरीका अपना सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए। अरे रास्ता आप क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं पपीता में? जैसे अभी बात मैं सुन रहा था कि वायरस कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं? आ गया हाँ वायरस तो क्या बताएंगे? हाँ। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं, ये बताते हैं किसानों को कि कोई डिसीजेस, कोई वायरस न आए, इसके लिए क्या करना जरूरी है। कोई भी जब वायरस या कोई भी डिसीजेस आता है तो उसको कंट्रोल करते करते दो चीजें हमारी कम हो जाती है। एक तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, दूसरा हमारा खर्चा हो जाता है, और तीसरी बात है हमारा नुकसान हो जाता है। अगर हम सही मैनेजमेंट करते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ अगर हम चलते हैं, तो हम इन 3 चीजों को बचा सकते हैं। फिर भी अब अगर हमसे प्रोटोकॉल कुछ बता गलती। देना, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है हाँ जस्ट शॉर्ट में बता दे, बहुत लंबा ना। हाँ, प्रोटोकॉल ये है, मैंने जो बताया अभी तक कि हम पूरे उसको किस जगह पे नहीं लगनी चाहिए वो प्रोटोकॉल। जैसे मैंने बताया कि कुछ अपने फील्ड के पास कोई क्रॉप नहीं होना चाहिए, जैसे मिर्च बताया मैंने, भिंडी बताया, बैंगन बताया, या पुराना पपाया का प्लॉट हो तो उसके पास भी, वायरस वाला बोल रहा हूँ, उसके पास भी पपाया नहीं लगना चाहिए। ये है ये। दूसरा ये है, हम प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन करें, प्रॉपर हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, उसकी जो जड़ें है पपाया की, वो जड़ें हमेशा साफ सुथरी रखें। अगर जड़ खराब हो गई, फाइबर रूट सिस्टम होती है, इसकी जड़ खराब हो गई तो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाएगा, और न्यूट्रिशन नहीं लिया तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी, किसी भी डिजीजेस के लिए वो कौन सा भी डिसीजेस उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये अगर हम संभाल लेते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर जो इंसेक्ट है वो आना तो नेचुरली है, उसके आने के बाद उसको कैसे कंट्रोल करें हम, इसके लिए जो शेड्यूल होता है स्प्रे का, वो अगर हम कंटिन्यू 10 दिन 20 दिन के बीच में लेते हैं, तो फिर ये उसका सबसे अच्छा प्रोटोकॉल होता है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो वायरस नहीं आएगा। फिर भी अगर हमसे कुछ गलती हो गई या वायरस आ गए, तो फिर हम उसको कुछ दवा रिकमेंड करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक दवा अगर होती है तो उसमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, और प्लांट की इम्यूनिटी भी कम नहीं होती है। तो उसमें हम जैसे महाराष्ट्र पुणे की डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी की कुछ जो दवाएं है, जैसे न्यूट्राटोन, थाइवर, क्रॉप शाइनर, इन दवाई का अल्टरनेटिवली यूज बोलते हैं। आप सकिंग पेस्ट को कंट्रोल में रखिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए आप नीम तेल, नीम एक्सट्रैक्ट का यूज कीजिए। इसके अलावा आपको जो भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑर्गेनिक लगने वाली दवाई है, उसका अगर आप उसके ऊपर यूज करेंगे तो जरूर आप पपाया को वायरस से बचा पाएंगे। मैं मैं बताऊं डॉक्टर साहब, देखो, जो मेजर समस्या पपीता में लीफ कल बीमारी आती है और पूरा पूरा बराबर है। खत्म हो जाता है। मैं जो देखा हूँ किसानों के, मैं जिला का अधिकारी हूँ। और बराबर। दूसरी समस्या जो आती है उसकी, जो उसके मिली बग वाला जब अटैक होता है तब कोई दवा नहीं काम करती। लोग पेस्टिसाइड डालते हैं मगर उससे कंट्रोल नहीं होता, वो चिपचिपा हो जाता है, उस पर दवा काम नहीं करती है। और उसका सबसे बढ़िया इलाज जो सर्फ का होता नहीं, 5% का हाँ सोल्यूशन 5 ग्राम प्रति लीटर के साथ, जैसे उसको स्प्रे करें, नीम का तेल उसमें 2 ml डाल दें। आपको मैं बताऊं, मैं देखा उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल, और वो 2 दिन में गायब हो जाता, जबकि दवा से कतई नहीं कंट्रोल होता, पूरा पपीता खराब जो होता। यही लीफ कल मैं बता रहा हूँ, दुनिया भर का कोई दवा नहीं जरूरत है। आप खाली अगर अटैक हो गया हो, आप देखो प्रैक्टिकल, इसका ऑलरेडी पेपर पब्लिश्ड है सेंट्रल एज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ये जो दूध का है, जो दूध का 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से 2 बार स्प्रे कर दें, 1 महीना में लगभग कंट्रोल हो जाता है 20 दिन बाद। ये बिल्कुल सिंपल है, दवा क्या जरूरत दुनिया भर की, हम लोग नहीं बताते हैं भाई। ये दुनिया भर का जो उलझा दे रहे हैं किसानों को। और आप एक मिनट, और व्हाइट फ्लाई के लिए, व्हाइट फ्लाई फैलाते ही बीमारी, उसके लिए येलो की स्ट्रिप लगा दें मॉनिटरिंग के लिए, और ब्यूवेरिया स्प्रे करा दें 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। सारे स्टोरों पर आपके यहाँ भी मिल जाता है, मेरे यहाँ विभाग में मिल जाता है। और बस बाकी इसके अलावा कुछ नहीं प्रोटोकॉल। दुनिया भर का लोग किसान के इतना उलझा देते हैं कि वो परेशान हो जाता है। आप मिर्च लगाओ, क्या दिक्कत है? आप उसका कंट्रोल करो ना इस तरीके से जैसे बता रहे हैं। नहीं सर, जो नहीं जो चीजें अगर आप कहीं अटैक हो गया तो उसको अगर बताओ अगर बताओ, आप मैं सुन रहा हूँ। अगर आप एमपी के खरगोन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो अभी मैं पिछले महीने जाके आया हूँ उधर। तो कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे बहुत मिर्च का प्लांटेशन होता है, और कुछ एरिया ऐसा हुआ है कि वहाँ कतई प्लांटेशन नहीं होता है।
तो अगर दोनों एरिया में अगर आप जाके देखेंगे तो जहाँ मिर्च का प्लांटेशन ज्यादा होता है वहाँ बहुत सारा मात्रा में लीफ कर्ल का अटैक होता हुआ है। ये मान के चलो कि 70% तक उसमें लीफ कर्ल का अटैक हुआ है। और जब भी कोई दवा हम या कोई भी सोल्यूशन बताते हैं तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जिस एरिया में मिर्च का प्लांटेशन नहीं होता है वहाँ बहुत सही तरीके से रिजल्ट भी आता है और लीफ कर्ल वायरस जो है वो ये मान के चलो कि 2-3% में ही नहीं है। तो हमारा जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि उसके ऊपर आने वाले इंसेक्ट और उसके ऊपर आने वाले डिसीजेस जो होते हैं उसमें वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा नहीं लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखे आपको पता चल जाएगा। नहीं पाया, मैं कट गया था, बाहर हो गया था। क्या बता रहे हैं, क्या डालें? मैं ये हेलो। कह रहा था कि मैं अलग अलग जगह विजिट कर चुका हूँ जहाँ पे मतलब पपाया प्लांटेशन के अलावा मिर्च का प्लांटेशन भी होता है। खरगोन में होता है, अपने खरगोन डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया है। मैं आपको नाम भी बताता हूँ उसका, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। उस एरिया में मिर्च का प्लांटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मतलब हर एक किसान के पास दो एकड़ मिर्च होगी तो 1 एकड़ पपाया होगा उस एरिया में अगर आप देखेंगे। और जिस एरिया में खाली पपाया का प्लांटेशन होता है उस एरिया में देखिए तो दोनों एरिया में बहुत लीफ कर्ल वायरस में डिफरेंस है। जिधर मिर्च का प्लांटेशन होता है उधर बहुत ज्यादा मात्रा में लीफ कर्ल का वायरस इस समय था, अभी भी है। और जिधर नहीं था उस समय 2-3% में भी नहीं था। डॉक्टर साहब मैं बताऊं, मैं मिर्च की बेल्ट थी मेरे यहाँ पास में, मैं लखनऊ पास बता रहा हूँ, मैं गया था, मैं उससे एक किसान किया था, मैं बताऊं ये जो ये IPM टेक्निक है वो अपनाया था और सारे आसपास मिर्च लगी तो उसके मिर्च में नहीं आई थी बीमारी। आप इसको करा के देखें, बिल्कुल सिंपल चीज है मगर इतना क्लिष्ट बना देते हैं लोग जी, किसान उसी में उलझ जाता है। आप वो ब्लू स्टिक की स्ट्रिप लगा दें, उससे मॉनिटरिंग हो जाता है। जो वो क्या नाम है, येलो अरे स्टिक ब्लू स्टिक दोनों भी हम रिकमेंड करते हैं सर। मिर्च में ज्यादातर जो क्या दूसरा इंसेक्ट जो फैलाता है, एक तो व्हाइट फ्लाई होता है, दूसरा क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? थ्रिप्स थ्रिप्स और थ्रिप्स हाँ ब्लू पे थ्रिप्स ब्लू पे जाता है, व्हाइट फ्लाई जो फैलाती है वो येलो पे जाती है। अगर ब्लू ब्लू का लगा दिया, जब काफी को थ्रिप्स कंट्रोल है, थ्रिप्स दवा से इतना नहीं, उसका रेजिस्टेंस होगा। व्हाइट फ्लाई पे भी रेजिस्टेंस है, जहां तक मैं पढ़ा हूँ, डाटा में जानता हूँ। और वो खाली मैकेनिकल टूल से या तो कंट्रोल होता है ज्यादातर, जहां तक मैं देखा हूँ, और या फिर बिवेरिया से है, मेटाराइजियम से, इनसे कंट्रोल होता है। और लोग दवा डालते रहते हैं, दवा डालते रहते हैं, और जब उस पर अटैक हो जाता, मैं देखा हूँ, मैं ऑलरेडी पेपर पब्लिश है, मैं जमीनी वाली बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पेपर है, और मैं इसको कराया हूँ किसानों के यहाँ जिनके यहाँ लग गया है पपीता में। वो आप डलवा के देखो, 20-25 दिन में वो रिकवर हो जाता है पौधा। मैं अपना खुद, मैं अभी मिर्च लगा था, मैं देखा, उसको ट्रायल किया था। और लोग इतना नीम का तेल एक आध बार स्प्रे कर दो, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं डालने की, आप डाल के देख लो ना। नहीं सर, इसके अलावा मैंने भी कुछ बताया नहीं। नीम के तेल के अलावा अगर आपको लगता है इम्यूनिटी, और जो भी दवा बताई मैंने वो पूरी ऑर्गेनिक, जिसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है उसी का भी हम रिकमेंडेशन करते हैं। इसके अलावा मैं क्यों डालूं? मेरे पास जो उपाय, मेरे पास घर में जब प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती, जो भी चीजें हो जो मेरे पास है, मैं अपना यूज करूँ ना पहले, और कंट्रोल है उससे। बराबर करना दवा चाहिए। मैं बात ही नहीं करता। हर आदमी पहले वो बता देता केमिकल की दवा की बात करता, केमिकल दवा की बात ना करें, ना कंपनी की बात करें। जो हमारे पास जो टूल हैं, जो नीम है, नीम पत्ती का घोल लोग गर्म करके, उबाल के, पानी में भिगो के, सड़ा के, जैसे भी हो, उसमें थोड़ा सर्फ मिला के उसको स्प्रे करें, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी को पता नहीं व्यवहारिक ना, वो लोग, हम लोग भी जानते कि नीम का तेल है, नीम की निम्बोली का, उसको करके बस कितने लोग कर रहे थे। नहीं करते हैं लोग, पता नहीं, विश्वास है नहीं, वो दवा पे चले जाते हैं, दवा डालो। और चलिए, बहुत बहुत सिंपल है। सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आदरणीय वर्मा जी और आदरणीय सतीश जी का संवाद हमारे किसान भाइयों ने सुना। क्या है कि कीट प्रबंधन का जो तरीका दोनों हमारे व्यवहार कार्यक्रम में आदरणीय वर्मा जी बताते हैं, और आदरणीय सतीश जी ने नीम तेल की बात बताई है। वही बातें हैं कि हम किसान भाई को क्या करना है, कैसे प्रबंध करना है, आज हम सबने मार्गदर्शन लिया। धन्यवाद। आज समय लगभग मैंने 10-15 मिनट और आदरणीय सतीश जी का महत्वपूर्ण संवाद चल रहा था जो कि किसानों के लिए था, इसलिए हमने और बढ़ा दिया। अब मैं आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जिनकी वजह से आज इस युवहार कार्यक्रम में आदरणीय सतीश जी यहाँ पधारे, आपने आमंत्रित किया। और आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर साहब जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं रायसेन जिले के,
वो लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं योगहार कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। कल उन्होंने 25 किसानों से कॉल किया और लगभग कई किसानों को ग्रुप में मैसेज डाला योगहार कार्यक्रम का, लिख भी भेजी। कई किसान भाई कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। तो राजेश जी को मैं आमंत्रित कर रहा